हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये स्फेरिकल सरफेस में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर रेयर मीडियम में रखेंगे तो वो हमारा जो इमेज बनेगा, तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में हमें इमेज कितने डिस्टेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये सब के बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जाएगा, तो रेज ऑफ लाइट जाएगा तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल। अगर इसको हम एन से रिप्रेजेंट करें, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या होता है, कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरह बेंड हो जाता है। ये हमें पता है, ये पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से अगर ये लाइन ड्रॉ करें तो ये कहाँ तक, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को ये टच करेगा। एक्चुअली मैं बताना भूल गया कि ये कोई भी रिफ्रैक्टेड सरफेस को अगर दो पार्ट में हिस्से में डिवाइड करता है तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो ये लाइट अगर लाइन को हम ड्रॉ करें और प्रिंसिपल एक्सिस को ये अगर कट करता है तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह रहे हैं। तो पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, और पोल से लेकर के ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारा u है, और ये पूरा एयर मीडियम है जिसको हम μ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारा डेंसर मीडियम है जिसको हम μ2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखा जाए कि ये एंगल को हम अल्फा सपोज कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो है वो गामा, और इमेज से ये जो एंगल बन रहा है वो बीटा। हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल जब मूव करता है तो ये इंसिडेंट एंगल जब जाता है तो एयर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो इंसिडेंट एंगल से ये इंसिडेंट एंगल फॉर्म करेंगे, इंसिडेंट रे से इंसिडेंट एंगल फॉर्म करता है, रिफ्रैक्टेड रे से रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है। तो ये है आर और ये है आई। अब क्या होगा, इसमें मैंने लिखा है कि अल्फा, बीटा और गामा बी द एंगल्स मेड बाय द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रिस्पेक्टिवली विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ए एन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, यानी ए है और एन जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने किए, क्योंकि ये मैं बता दूंगा बाद में थोड़ा, ठीक है। अभी समझ लो कि ये ए एन मैंने ड्रॉ किए, डेरिवेशन में काम आ जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद एक ट्रायंगल ए ओ सी में चलते हैं। तो ए ओ सी कहाँ है, तो ये हमारा ए है, ओ है और सी है। ए ओ सी में अगर देखा जाए तो हम क्या लिख रहे हैं कि अल्फा और गामा दोनों का एंगल का सम आई के बराबर होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक और चीज डिस्कशन करने वाला हूँ। देखा जाए तो देखो बेटा, ऐसे कर सकते हैं क्या कि कोई भी ट्रायंगल में जब हम ड्रॉ करते थे और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, एक्सटीरियर एंगल जो होता था तो दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता था। यानी ये वाला एंगल हम नहीं लेते थे, यानी अगर ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है तो 60 और 50 मिलाकर के ये 110 डिग्री, इसको हम कहते थे सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कहते थे। ठीक उसी प्रकार ये एंगल है, अगर इसको हम अल्फा ले लें, इसको गामा ले लें, तो ये आई के बराबर हो रहा है। देखा जाए तो देखो, अब ये है दो इंटीरियर एंगल है और ये दो इंटीरियर एंगल का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अल्फा और गामा जो है वो बहुत बहुत स्मॉल एंगल है, ठीक है, स्मॉल एंगल है। दैट मीन्स यहाँ पे स्मॉल एंगल है, दैट मीन्स ये भी एंगल स्मॉल है, ये भी एंगल स्मॉल है और ये भी एंगल स्मॉल है। स्मॉल एंगल कहने का मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास है, ठीक है, बहुत स्मॉल एंगल है। आप कभी ये मत समझना कि ये 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्मॉल एंगल है। अब ये स्मॉल एंगल है जिसके कारण हम इसको हम टेन के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। टेन थीटा, हमको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है कब, जब एंगल जो होता है बहुत बहुत कम होता है। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे अगर आप टेन 30 डिग्री की वैल्यू ले लोगे तो 1/√3 होता है। तो ये √3, अब जैसे टेन 60 की डिग्री की वैल्यू लेते हैं तो हमें √3 की वैल्यू मिलती है, दैट मीन्स 1.732। तो कहाँ वैल्यू कम होता है, ये तो 1 के आसपास मिल रहा है। एंगल ज्यादा रखते हैं, अगर tan 0 की वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। दैट मीन्स कि वैल्यू तब 0 मिलता है जब हमारा एंगल भी बहुत स्मॉल होता है, यानी स्मॉल एंगल रखने पे हमारा वैल्यू भी बहुत कम मिलता है। इसलिए हम क्या किए हैं कि tan अल्फा, तो tan अल्फा
इसको मैं अल्फा और गामा को हम tan अल्फा और tan गामा से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब एक और ट्रायंगल देखो AIC। AIC कहाँ है हमारा ट्रायंगल? ए हो गया, आई कहाँ है? ये है, और सी कहाँ है? ये है। अगर AIC में बात करें, AIC ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो इसमें लिखे हैं मैंने गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। अब ये गामा है और आर प्लस बीटा, तो फिर तो वही सवाल हो गया, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यहाँ भी मैंने वही लिखे हैं, और ये स्मॉल एंगल है, ये वाला भी ये स्मॉल एंगल है, लेकिन मैं यहाँ पे रिप्लेस किया कि आर के जगह पे गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं। फिर से वही कहानी, समस्या क्या, फिर वही कहानी घिसा पीटा कि हाँ ये दोनों एंगल को बहुत स्मॉल था तो उसको हम 10 से रिप्लेस कर दिए हैं, इसको भी हम 10 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये भी बहुत स्मॉल एंगल है। अगर ये बहुत स्मॉल एंगल है तो इसको रिप्लेस कर देंगे 10 से, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 गामा माइनस 10 बीटा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें तो चलो इतना तो हम क्लियर कर दिए। अब उसके बाद हमें 3 फॉर्मेट पे जमाने पड़ेंगे। दैट मीन सुनो जरा क्या है, यहाँ पे हम 10 अल्फा 10 गामा 10 बीटा, ये जितने सारे टर्म्स आए हैं उनको हम साइड के बेस पे लिख देंगे, यानी इसको एंगल नहीं साइड के फॉर्मेट पे लिखेंगे। अब देखो साइड के फॉर्मेट पे कैसे लिख रहे हैं। जैसे अगर हम एक ट्रायंगल ANO चलें, ANO कहाँ है हमारा? ANO ये है। अगर ANO है तो ये रहा हमारा गामा। क्या tan गामा इज इक्वल टू, ऐसा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो अगर ये tan थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? AN, और बेस कौन हो जाएगा? ON। तो tan अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं AN/ON। यही मैं लिखा हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू AN/ON। ON लिखो या NO लिखो, बात बराबर है, साइड की वैल्यू लिखा जा रहा है, इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये tan, अब हम क्या लिख रहे हैं? tan ये क्या है? गामा। तो गामा क्या है हमारा? tan गामा तो ये हो गया, तो tan गामा को भी वही लिखेंगे, इसमें लिखेंगे tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इस बार क्या होगा? AN/NC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AN/NC हो जाएगा। अब tan बीटा की वैल्यू रह गई, तो tan बीटा में क्या है? उसमें भी बहुत सिंपल है, tan बीटा को रहने देंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो NI और ये हो जाएगा ऊपर AN, तो AN/NI हो जाएगा, तो AN/NI हो जाएगा। अब क्या करना है अपन को कि tan अल्फा tan गामा tan बीटा, ये जितने सारे फॉर्मेट मैंने ये जमा है ना, ये वाला ये और ये सब की जगह पे ये वैल्यू रख देने, ये जो अपन अभी निकाले। फिर रखने में क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं। आई के जगह पे मैंने क्या लिखे थे? आई के जगह पे देख लो, आई के जगह पे मैंने यहाँ पे लिखे थे tan अल्फा tan गामा। तो tan अल्फा के जगह पे tan गामा के जगह पे मैंने ये लिखे AN/NO और AN/NC, और R के जगह पे AN/NC माइनस AN/NI। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ये जो है छोटी सी प्रॉब्लम को दूर किया है। NO को OP में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ NO को OP? इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे NO क्या है हमारा? NO ये है, ये NO है और ये OP है। एक चीज देखो यहाँ पे कि ये डिफरेंस जो है ना, गैप है स्लाइटली, बहुत कम है, इसलिए मैंने इसको लिखा कि NO जो होगा और OP के लगभग बराबर ही होगा। तो एक बात बताओ कि OP जो होगा ON के लगभग बराबर होगा, ठीक उसी प्रकार NC जो होगा CP के बराबर होगा, ठीक उसी प्रकार PI जो होगा वो NI के बराबर होगा। जहां जहां मैंने डिस्टेंस लिखे हैं उसको अप्रॉक्स इक्वल मैंने सपोज किए हैं। फिर से OP ON के इक्वल, NC PC के इक्वल, NI PI के इक्वल। तो यही सब 3 टर्म्स में मैंने यहाँ पे क्लियर किया। NO जो है वो OP के इक्वल, NC जो है वो PC के इक्वल, NI जो है वो PI के इक्वल। तो जहां जहां पर हम ये देखो I के जगह पे AN/NO है, तो AN के जगह NO के जगह OP मैंने बनाए हैं,
एन के जगह एन सी है तो एन सी की जगह पी सी मैंने ड्रॉ कर मतलब लाइन बना दिया। आर के जगह पे एन है, एन के जगह एन सी था, एन सी की जगह पी सी बनाया, एन आई के जगह पे पी आई बनाया। एक बात बताओ, स्नेल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? स्नेल लॉ का फॉर्मूला था साइन आई अपॉन साइन आर, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, ऐसे कुछ मैंने बनाए थे। तो एक्चुअली यहाँ पे तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, आई और आर जो है वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे मैं सब बता चुका हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अल्फा बीटा गामा, ये सब के सब वेरी वेरी स्मॉल एंगल हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया कि आई और जो आर है वेरी वेरी स्मॉल है। और अगर आई वेरी स्मॉल है ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन को हटा दिया जाए तो आई अपॉन आर लिख सकता हूँ। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे एक टर्म और इंक्लूड कर लो कि हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है। कब होता है? जब एंगल जो होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है। ये ठीक उसी प्रकार टेन थीटा के जैसा है। तो हमने यहाँ पे साइन और आर, ये साइन को हटा दिया, दैट मीन्स आई अपॉन आर लिख दिया। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब μ1 आई ये और आर और μ2 के लगभग बराबर कर दिया। अब ये μ1 तो μ1 रहने दो। आई के फॉर्मेट पे मैंने क्या बना के रखा? ये पूरे टर्म्स मैंने रख दिए। μ2 है, μ2 रहने दो। आर के फॉर्मेट पे मैंने क्या जमा के रखा? ये पूरा टर्म्स हो गया। अब ये देखो, इसमें मैंने क्या किया कि an और an इसमें था तो an मैंने कॉमन निकाल लिया, an इसमें भी कॉमन निकाल लिया, दोनों को कैंसिल करा दिया। अब क्या हो गया? μ1 इसमें क्या रह गया? 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC, और इसमें रह गया 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। अब यहाँ देखो, Q को मैंने निगेटिव माना है, यही मैं पहले बताया था कि किसको माइनस लेना किसको प्लस लेना, मैंने नहीं लिया। इधर वाले को नेगेटिव और इधर वाले को पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक्स एक्सिस नेगेटिव मान लो, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव मान लो, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, वो वाई एक्सिस नेगेटिव। तो यू हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे सब यहाँ देखो। तो इस केस में पीओ हमारा क्या हो जाएगा? माइनस यू। पीसी प्लस आर, पीआई प्लस वी, सब के ये वैल्यू जो है ना ये सब पे रख दो। इसके बाद क्या होगा कि μ1 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर। प्लस क्यों हुआ? यहाँ भी देख लो, देखो ये प्लस है, पीसी को मैंने क्या लिया था? प्लस आर, तो प्लस आर ही रह गया। μ2 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी, क्योंकि वी किसको माने हैं? पी आई को वी माना है, ये वी हो गया। अब इसको क्या करो? सॉल्व करो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस u1 अपॉन यू हो जाएगा, μ1 अपॉन यू माइनस μ1 अपॉन आर हो जाएगा, μ2 अपॉन आर हो जाएगा, माइनस μ2 अपॉन वी होगा। आर वाले फॉर्मेट को एक जगह कर दो और वी और यू वाले को फॉर्मेट को एक जगह कर दो, तो ये हो गया माइनस u1 अपॉन वी, सॉरी माई, ये v वाला जो टर्म है वो इधर कर लोगे तो μ2 अपॉन वी यहाँ आ जाएगा और ये माइनस वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। μ2 अपॉन आर यहाँ है, μ1 अपॉन आर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इन दोनों में कोई कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये μ2 है, ये μ1 है, इसको वही रहने दो। इसमें r कॉमन ले सकते हैं तो एलसीएम लेकर के r ले लो, μ2 अपॉन μ2 माइनस μ1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अच्छा, इसमें किसका किसका रिलेशन निकल रहा है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डेंसर मीडियम, ये हमारा रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, जो कि हम कॉन्वेक्स कोई भी ग्लास अगर लेते हैं, स्फेरिकल ग्लास लेते हैं तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका एक रिलेशन निकलेगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो कॉन्वेक्स जो पढ़ाएंगे, लेकिन वो उस समय क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में रखेंगे। इस बार क्या हुआ था कि ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम में रख के देखे थे, अब इस बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक बना देंगे, ओके।